हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी ने इतना सराहा है, इतना सपोर्ट किया है और मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे ये भी लगा कि शायद मैंने पहले तो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन जिस तरह से मेरे पास मैसेजेस आए और जिस तरीके से आप सबका सपोर्ट मुझे मिला, उस तरीके से मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे। और मेरे पास ऐसे मैसेजेस भी आए जिसमें स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा कि मैं इस समय जहाँ पर हूँ वहाँ पर मैं कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ और कोई कोचिंग नहीं अटेंड कर सकता हूँ, तो जो ये क्लास है वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप यकीन मानिए, ये जो मेरा प्रयास है उसका कारण ही ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ तक अपनी बात को पहुँचा पाऊँ जहाँ तक ईज़ी नहीं होता पहुँचना, या आप हर हमेशा ट्यूशन नहीं अटेंड कर सकते, आप कोचिंग नहीं जा सकते। तो दिस इज़ द वे टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, दिस इज़ द वे टू टीच ऑल ऑफ़ यू। तो ये भी एक उसी का प्रयास है। तो बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। आगे बढ़ती हूँ। हम लोग ने बात करी थी सीडीपी की बात कर रहे थे और ये भी कहा था कि अब हम ग्रोथ को और डेवलपमेंट को डिस्कस करने के बाद में हम लोग उसी सिलसिले में और आगे बढ़ रहे थे। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या विकास के प्रकार जिसको हम लोग कहते हैं, या कितने आयाम होते हैं, कितने तरीके के विकास होता है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले है फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट जिसको हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास की जब भी हम बात करते हैं तो नाम से ही अपनी पूरी बात अपना कह रहा है ये शब्द। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में जहाँ पर हम कहते हैं उसके शरीर की, उसके भार में वृद्धि हो रही हो, उसके हाथ पैरों का अनुपात बढ़ रहा हो, उसके नाखूनों की, उसमें बालों में, उसके पैरों में, पूरा उसका जो शरीर की वृद्धि है पूरी तरीके से हमारे फिज़िकल डेवलपमेंट में आ जाती है। और मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ बताने की या कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि एज अ टीचर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितने बड़े बच्चे में कितना फिज़िकल डेवलपमेंट होता है और वो उतने अपने डेवलपमेंट से क्या क्या कार्य कर सकता है। और यही कारण है कि ये विषय हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम यही चीज़ें जानेंगे। तो विकास में सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद है आपका मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। देखिए, मानसिक विकास की जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारा वर्क हुआ है मानसिक विकास पर, मेंटल डेवलपमेंट पर। और मानसिक विकास की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपकी तर्क की शक्ति आ जाती है, उसमें आपकी स्मरण शक्ति आ जाती है, उसमें आपका बोलचाल, बोलने और अपने आप को जिसको कहते हैं एक्सप्रेस करने की चीज़ें आ जाती हैं। तो मानसिक विकास जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पर भी हम, जिस भी बच्चे में मानसिक विकास उसका बेहतर होता है, तो आप ये मान लीजिए कि वो अपने एकेडमिक जो उसका एरिया होगा उसमें वो निश्चित रूप से वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपरली हुआ है। तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, उसकी तर्क शक्ति बहुत, उसकी जो लॉजिकल पावर होती है वो बहुत अच्छी होगी, उसकी एनालिटिकल पावर जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो ये जो चीज़ आती है ये आपकी आती है मानसिक विकास में, या हम लोग जिसको मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट भी जो होता है, अगर आप हम इसको आगे वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो भी डेवलपमेंट की, जितने भी हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अभी आप एक चीज़ और अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर जिसकी भी बात कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी हमारे हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट से प्रभावित होती हैं। चाहे हम आपके फिजिकल की बात करें, मेंटल की बात करें, या आगे अभी हम लोग बात डिस्कस करेंगे उसकी बात करें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें आपके वंशानुक्रम से भी प्रभावित होती हैं और आपके वातावरण से भी प्रभावित होती हैं। तो ये मेंटल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग संवेगात्मक विकास कहते हैं। संवेगात्मक विकास, संवेग से मेरे ख्याल से इमोशनल डेवलपमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, और संवेग शब्द से आप परिचित भी होंगे और आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे। संवेग जिसको हम लोग कहते हैं भावना प्रधान
जैसे हम लोग किसी को कहते हैं कि बहुत इमोशनल व्यक्ति है, ठीक है, ये बहुत इमोशनल ह्यूमन बीइंग है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर भावों की अधिकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि वो भावों की बहुत अधिकता होती है, तो हम लोग कहते हैं अधिक इमोशनल है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो भाव बहुत कम होते हैं। जब हम लोग ये कहते हैं ये व्यक्ति निर्दयी है, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं है, तब हम लोग ये कहते हैं कि वो उसके अंदर भाव नहीं है, भावों की उसके अंदर कमी है, या वो चीज़ों को जहाँ पर भावना की आवश्यकता होती है वहाँ पर भी वह इमोशनलेस जैसी एक्सप्रेशन करता है। तो ये है आपका संवेगात्मक विकास। अब जब भी हम संवेगात्मक विकास कहते हैं, देखिए इसमें आगे जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे बच्चों के विकास की, तो भी आप वहाँ पर देखेंगे कि संवेगों का जो विकास होता है वो अपनी माँ से और अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हेरिडिटी का जो है संवेगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारा वंशानुक्रम का हमारे संवेगात्मक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिनके परिवार में, जैसे ऐसा भी होता है, ये एक उदाहरण की तरह से आप समझ लीजिए, अगर कोई सिंगल मदर है, मतलब फादर नहीं है और सिंगल मदर है, उस समय वो अपने बच्चे का जैसा डेवलपमेंट करती है, मे बी वो बॉय हो या गर्ल, अगर गर्ल है तब तो एक जिसको कहते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होगी, और अगर वो मदर मजबूत है तो वो बेटी भी मजबूत होगी। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि महिलाओं में या लेडीज़ में कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात होते हैं, या जिसको हम लोग कह सकते हैं साइकोलॉजिकली कुछ इस तरीके का हमारा सामाजिक परिवेश इस तरीके का है, हमारा इन्वायरमेंट इस तरीके का है। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर वो एक लड़के का, एक बॉय का भी लालन पालन करती है, एक मेल चाइल्ड का भी अगर लालन पालन करती है, तो भी उसमें उस तरीके के पुरुषत्व के गुण नहीं होते हैं, या आप कह लीजिए सामान्य तौर पे जिसको हम लोग देखते हैं कि वो लड़ना या ज़ोर से बोलना, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो उन्हें समाज में बहुत अलग स्थान दिलाती हैं, तो इस तरीके की उनके अंदर चीज़ें जो है थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि उनका जो लालन पालन होता है वो एक मदर ने किया होता है, एक सिंगल मदर ने किया होता है। वो उसको अपने पिता से कुछ ऐसा नहीं मिला, या उसने अपने पिता को नहीं देखा, तो उसके अंदर जो आदमियों के जो क्वालिटीज़ होती हैं या मेल्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उनके अंदर कुछ कम पाई जाती हैं। तो हमारा जो संवेगात्मक विकास होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हमारे इन्वायरमेंट से तो सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, लेकिन जो संवेगात्मक विकास होता है वो हमारे हेरिडिटी से स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर हम लोग बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास, तो बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास, जब भी हम सामाजिक विकास कहते हैं, सीधे से इसका अर्थ हम लोग निकालते हैं सामाजिक विकास, अर्थात हमने अपने समाज से जिस प्रकार का ज्ञान या जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की हो और उसके अकॉर्डिंग हमारा अपना विकास हुआ। तो सामाजिक विकास जो होता है वो सीधे सीधे हमारे समाज के द्वारा जो हमने सीखा होता है, जो हमने जाना होता है, जिस तरह से हम अपना आचार व्यवहार करते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो हमारे सीधे सीधे हमारे सामाजिक विकास को दर्शाता है। जिसके अंदर जितना ज़्यादा सामाजिक विकास होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं जो जितना ज़्यादा सोशल होता है, वो उसकी जो बातचीत करने का लहजा हुआ, या उसके जो पब्लिक मंच होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर लोग भीड़ के बीच में बोलते हैं या अपनी बात को रख पाते हैं, या जहाँ पर वो अपने पीयर ग्रुप के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है, तो ये जो होता है वो तभी होता है जब ये हमारा सामाजिक विकास बहुत अच्छे से हुआ होता है। तो जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिक विकास, अब बच्चों का सामाजिक विकास जब वो आपस में ग्रुप में खेलते हैं, आपके ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं सीजीपी के, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सामाजिक विकास जो होता है जब बच्चे अपने समूह में खेलते हैं, अपने पीयर ग्रुप के बीच में रहते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, खेलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपस में लड़ते भी हैं,
लेकिन जो उनका उनका लड़ना भी होता है, उसमें भी उनको ये पता होता है कि मुझे कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं, किस तरीके से हमको अपनी बात को कहना है और सामने वाले की बात को मानना भी है। क्योंकि जब वो खेलते हैं तो उन्हें ये भी पता होता है कि हम अकेले नहीं खेल सकते और हमें समूह की आवश्यकता है, हमें एक साथ सबके साथ की आवश्यकता है। तो इसलिए धीरे धीरे जब वो ये चीज़ सीखते हैं, जब वो ये चीज़ जानने लगते हैं कि मुझे खेलने के लिए दूसरे की भी आवश्यकता है, तो वैसे ही धीरे धीरे करके उनका सामाजिक विकास होने लगता है। और जैसे जैसे उनका सामाजिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे उनके अंदर ये जिसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी भी निर्भर होती है, आने लगती है। और वो ये जान जाते हैं कि अगर हम समाज में हैं तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम सामने वाले के मनोभावों को भी समझें। हमेशा भाई मेरी ज़िद नहीं चलेगी। तो ये जो सोशल डेवलपमेंट होता है, इसमें बच्चे धीरे धीरे एडजस्ट करना सीखते हैं और वो ये जानते हैं कि हम जिस समाज में हैं वहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ेस करने भी पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कई बार मुझे जीतना भी पड़ सकता है, जीत भी सकता हूँ मैं और हार भी सकता हूँ। तो ये जो सोशल डेवलपमेंट जिसका जितना अच्छा होता है, जितना बेहतर होता है, वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा एडजस्ट भी कर पाता है। क्योंकि जहाँ पर हम ये कहते हैं जैसे एक मानसिक स्वास्थ्य की एक परिभाषा है, जहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये कहा गया कि जो व्यक्ति जितना बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट करता है, सामंजस्य बिठा पाता है, वही पूरी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो और मानसिक रूप से स्वस्थ होना कहाँ पर होना? समाज में होना। तो समाज में अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो कैसे स्वस्थ है? जबकि उसे ये पता होगा कि मुझे समाज में रहने के लिए मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, मुझे समाज में रहने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, मुझे समाज में रहने के लिए व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, मुझे समाज में रहने के लिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट भी करने होंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने होंगे। भाई हमेशा मेरी जिद नहीं चलेगी। वहीं पर हम कहते हैं उसका इन सब चीज़ों से मिल करके उसका सामाजिक विकास होता है। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की। कैरेक्टर डेवलपमेंट या चरित्र का विकास। देखिए, वैसे तो भारतीय जो समाज है, इसमें जब एक बच्चा जन्म लेता है, या अभिमन्यु की हम लोगों ने कहानी सुनी हुई है, तो जब जो जेस्टेशन पीरियड होता है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जो गर्भाधान का जो समय होता है, गर्भावस्था जो होती है, वहीं पर अगर कोई माँ जो है अच्छा साहित्य पढ़ती है, अच्छा लिटरेचर पढ़ती है, अपनी अच्छी किताबें पढ़ती है, या किसी भी प्रकार से अच्छा ज्ञान अर्जित करती है, अच्छी नॉलेज लेती है, तो ये हमारी हिंदू मैथोलॉजी में और हमारे इंडियन कल्चर में ये कहा जाता है कि वहीं से उसके चरित्र का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूत के पाँव जो होते हैं वो पालने में दिखाई दे जाते हैं। मतलब उसे कहाँ तक जाना है, वो कितना आगे बढ़ने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत छोटा बच्चा होता है तभी समझ में आ जाती हैं। तो जो चरित्र का निर्माण है, ये बहुत पहले से इसकी नींव पड़ चुकी होती है। तो जो बच्चा अपने घर के में जिस वातावरण में रह रहा है, उसको किस प्रकार की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, उसको वीर शिवाजी की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, उसको श्री राम की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, उसको भगत सिंह की कहानियाँ बताई जा रही हैं, या उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत स्ट्रगल करके जो आगे गया है, उसने गलत चीज़ों से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, कोई समझौते नहीं किए, तो इन सारी चीज़ों से मिल करके बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, उसके चरित्र का विकास होता है, जहाँ पर उससे ये पता होता है कि वो उसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे उसे माननी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे नहीं माननी है, क्योंकि वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। तो इस समाज के अभिन्न हिस्से में बने रहने के लिए और एक प्रतिष्ठित रूप से समाज का हिस्सा बने रहने के लिए वो अपना कैरेक्टर किस तरीके का हो, इस पर उसके माँ बाप बहुत बचपन से वर्क करते हैं। हमारी जो प्रेयर्स होती हैं, जो हमारी बहुत सारी राइम्स हैं, जो हमारे भजन हैं, और बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, जिसमें हम बच्चे को कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, सुनाते हैं, जिसके माध्यम से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, उसके चरित्र का विकास होता है। तो ये आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात हो गई। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषाई विकास या भाषा का विकास, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ये बहुत
ज़्यादा निर्भर करता है। यदि परिवार का वातावरण इस प्रकार का है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं और उनके घर में एक पढ़ने लिखने का माहौल है, मदर भी पढ़ने वाली है, फादर भी जो है कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, घर में एक एकेडमिक सा एटमॉस्फेयर है, तो धीरे धीरे ऐसे लोगों में, ऐसे बच्चों में जो होता है वो लैंग्वेज की उनके अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है, उनके अंदर बहुत अच्छी भाषा का विकास होता है। क्योंकि भाषा क्या है, भाषा देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऐसा नहीं है कि हमने उसको ये बताया होता है कि किसी बच्चे को प्यास लगी होती है और वो साधारण से शब्दों का प्रयोग करता है, वो पानी भी कहता है, वो मम भी कहता है, वो वाटर कहता है। क्यों? क्योंकि उसने इन चीज़ों को देखा होता है, ठीक है। उसको हमें बताना नहीं पड़ता कि इनको माँ कहना है, इनको दादाजी कहना है, या ये ज़मीन है और ये आसमान है, ये पानी है, ये कुर्सी है, ये मेज़ है। क्योंकि वो धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है, जैसे जैसे उसकी वो चीज़ों को समझ रहा होता है, वैसे वैसे उसकी भाषा का विकास भी अपने आप हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ों को जब वो आगे चल के जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तब हम उसे कुछ क्लिष्ट जो शब्द होते हैं, कुछ दूसरी भाषा के शब्द होते हैं, या जो सेकंड लैंग्वेज होती है, वो सारी चीज़ें सीखता है। लेकिन जब वो बड़ा हो रहा होता है तो अपने आप ही उसकी भाषा का विकास होता है। वो अपनी माँ से बहुत, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि माँ भी आश्चर्यचकित हो जाती है कि अरे मेरे बेटे ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इसके पीछे कारण सिर्फ यही होता है कि यदि माँ पढ़ी लिखी है और घर में एक एकेडमिक सा माहौल है, कुछ टीवी पर भी ऐसा चलता रहता है जहाँ पर बच्चे सुबह सुबह कुछ सुनते रहते हैं, और मे भी वो कोई ऐसे कोई वक्ता हो जिसको कि घर में सुना जाता हो, और उसके बाद वो बच्चे के भी कान में वो चीज़ें पड़ रही हों। देखिए, जो जैसे संस्कृत है, अब जो संस्कृत है, जो नहीं बोलते उनके लिए बड़ी क्लिष्ट भाषा होती है। लेकिन जहाँ पर मैं ऐसी भी फैमिली को जानती हूँ जहाँ पर वो खुद संस्कृत बोलती हैं और उनकी बेटी भी संस्कृत बोलती हैं, उनके हस्बैंड भी संस्कृत बोलते हैं, और पूरी फैमिली जो है संस्कृत में बात करती है, ठीक है। और पैरेलल जो है संस्कृत के बाद वो इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, और हिंदी में भी बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, जो ऐसा बच्चा जिस घर में होगा तो उसको हमें अलग से संस्कृत सिखाने की या इंग्लिश सिखाने की या हिंदी सिखाने की नीड नहीं होती। वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी भाषा का विकास भी होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसमें ये भाषा का विकास भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से ये आगे जा कर के प्रभाव स्थापित करता है, या इसमें कौन कौन से और फैक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग और आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है आपका क्रियात्मक विकास या फंक्शनल डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास से सीधे सीधे अर्थ है कि जब जो बच्चा है उसमें कार्य करने की कितनी प्रवृत्ति है। मतलब अगर उसने ये देखा होता है, एक बच्चे ने अगर ये देखा होता है कि घर में सभी लोग अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 7 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तो उसके अंदर खुद ये प्रवृत्ति होती है कि वो धीरे धीरे अपने कार्य को खुद करने लगता है। और यहाँ पर सिर्फ अपने कार्य को करना ही नहीं आता, यहाँ पर इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ क्रिएटिविटी आती है, जहाँ पर उनके अंदर कुछ नई नई चीज़ों को बनाने की कला विकसित होती है। मे बी वो कोई गत्ते का टुकड़ा है या कोई प्लास्टिक का डिब्बा है, तो उसको रैप करके उनके अंदर कुछ ऐसी क्रियाशीलता डेवलप हो जिसके माध्यम से उनको लगता है कि मैं इससे ये चीज़ बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो ये डेवलपमेंट, तो ये जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास इतने मुख्य रूप से इतने प्रकार का, अगर इसको हम और सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो इसके और भी बहुत सारे एरियाज़ निकलते हैं। लेकिन मुख्यतः जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के यही सारे एरियाज़ निकलते हैं, जिसमें हम लोग शरीर के विकास की बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं, संवेगात्मक विकास की, सामाजिक विकास की, चारित्रिक विकास की, भाषा के विकास की और क्रियात्मक विकास की। तो ये सारे डेवलपमेंट के टाइप्स हैं या प्रकार हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनके ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जब वो 2 से 5 साल का है तो सिर्फ ये बढ़ेगा और फिर 5 से 10 साल के बीच में ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सारा विकास धीरे धीरे अपने गति में अपने आप होता चला जाता है।
फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब वो छोटा होता है, जब बच्चा बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में होता है, तो ये सारी चीज़ें कुछ कम होती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें भी अपने उसके एज के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती हैं सामान्य रूप से। जब इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है या कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सामान्य रूप से अपने अपने आधार पर बढ़ती रहती हैं। तो ये है आपका विकास के प्रकार। अब हम आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग ने बार बार हम लोग एक बात को लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वो विकास के कौन कौन से स्तर हैं। हम लोग बार बार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बार बार हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इस विकास में ऐसे कौन कौन से स्टेजेस हैं, ऐसे कौन कौन से आयाम हैं, स्तर हैं, जो हम लोग, जिसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो अभी आप इस चीज़ को मत देखिए, पहले आप ये देखिए जहाँ पर हमने लिखा है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जेस्टेशन से लेकर के ये 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको बता दूं, अगर हम भारतीय दृष्टिकोण में बात करते हैं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं, जो इंडियन सिनेरियो है उसमें ये 7 पॉइंट्स में ही डेवलपमेंट को बांटा गया है सामान्य रूप से। अभी मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के आधार पर, साइकेट्रिस्ट के आधार पर बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं ये बात कर रही हूँ कि जो भारत में अगर हम उसके क्रम को देखते हैं सामान्य रूप से, तो हमने इनको इतने भागों में बांटा है। अभी हम मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं कह रहे हैं। जेस्टेशन पीरियड, जिसको हम लोग गर्भावस्था कहते हैं, माँ के गर्भ में जब एक भ्रूण उत्पन्न होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास होता है, जिसको हम लोग गर्भावस्था कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। शैशवावस्था, जिसको हम लोग इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था, और जन्म से 2 वर्ष तक की शैशवावस्था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चाइल्डहुड की, चाइल्डहुड जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था। उसके बाद एडोलेसेंस, किशोरावस्था, यंगनेस, युवावस्था, एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था, और ओल्ड एज, जिसको हम लोग कहते हैं वृद्धावस्था। इन्फेंसी की बात करते हैं, शैशवावस्था की बात करते हैं, तो जो शैशवावस्था है वो 5 इयर्स फ्रॉम बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है उससे 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आपकी शैशवावस्था की अवस्था वो होती है। शैशव काल जिसको हम लोग कहते हैं, बाल्यावस्था से पहले जिस अवस्था को हम लोग बात कर रहे हैं, इन्फेंसी, जिसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में जो है वो बच्चे में बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें सीखना, चाहे हम शरीर की वृद्धि की बात करें या हम मानसिक वृद्धि की बात करें, संवेगात्मक विकास की बात करें, चारित्रिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो समय होता है ये आपका शैशवावस्था का होता है। यहाँ पर बच्चे के शरीर में और उसके मानसिक सभी चीज़ों, सीखने में, सभी चीज़ों में बहुत तेज़ी से, भाषा का कौशल भी इस स्तर पर बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। वो सभी चीज़ों को अडेप्ट करता है, वो सभी चीज़ को इमिटेट करता है, नकल करके बहुत तेज़ी से सीख रहा होता है। तो वो जो समय होता है वो है इन्फेंसी का जो पीरियड होता है, वो 5 इयर्स फ्रॉम बर्थ, जब तक 5 वर्ष तक जन्म से। तो ये आपका शैशवावस्था। उसके बाद आती है आपकी चाइल्डहुड, जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था। अब ये जो बाल्यावस्था है, हमारी बहुत सारी जो अभी आप आगे थ्योरीज पढ़ेंगे हमारी चाइल्डहुड से रिलेटेड होंगी, जहाँ पर बच्चा कैसे सीखता है, कैसे चीज़ों को ग्रहण करता है, उसकी भाषा का विकास कैसे होता है, चाहे हम इसमें पियाजे की थ्योरी की बात करें, चाहे हम इसमें कोहलबर्ग की थ्योरीज़ की बात करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो चाइल्डहुड। तो जो चाइल्डहुड है, सबसे पहले क्योंकि आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि आप जो विकास के स्टेजेस हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक कौन सी एज होती है, ये चीज़ आप जान लें। यद्यपि ये अभी थोड़ा सा और रिवाइज होकर के मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ, बट ये हमारे भारत में जो है, ये पूरे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के स्टेजेस को हम 7 भागों में ही बांटते हैं, और इन 7 चक्रों के हम लोग ये मानते हैं कि इन 7 चक्रों के बीच से ही हमारा जीवन होकर के निकलता है, गुजरता है। तो ये है आपका चाइल्डहुड, जो 5 से 12 वर्ष तक है।
फिर उसके बाद एडोलेसेंस, एक जिसको रॉस ने कहा, स्टेनले हॉल ने कहा कि ये अत्यंत ही तनाव और तूफान का काल है। तो एडोलेसेंस 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। आपके घर परिवार और समाज में भी यदि कोई ऐसा बच्चा है जो 12 वर्ष के ऊपर का है, 13 वर्ष का है, 14, 15, 16 का है, आप कभी उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, तो आपको समझ में आएगा कि उसका जो लेवल है सोचने का बिल्कुल अलग होगा। वो एट अ टाइम कभी वो इंजीनियर बनता है, कभी वो डॉक्टर बनता है, कभी वो पायलट बनता है, कभी वो एक्टर बनता है। कहने का मतलब है जो उसके विचारों में इतना तूफान होता है, इतनी जल्दबाजी होती है और इतनी अस्थिरता होती है, अनस्टेबिलिटी होती है कि उसको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि बड़ी ऊर्जा जो होती है इस समय होती है। तो ये एडोलेसेंस का पीरियड है जिसको हम लोग 12 से 18 वर्ष कहते हैं। और 12 से 18 वर्ष में ही जो है वो अपने करियर का निर्धारण करता है। उसे ये समझ में आता है कि मैं एकेडमिक लेवल पर किस स्ट्रीम में जा कर के पढ़ूँ, मेरे लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ये आपका आता है एडोलेसेंस। उसके बाद आता है आपका यंगनेस या जिसको हम लोग कहते हैं युवावस्था। तो 18 से 25 वर्ष तक हमारे वोट का भी जो अधिकार है वो भी हमें इसी समय मिलता है। तो 18 से 25 वर्ष, तो 18 वर्ष जो है बहुत इम्पॉर्टेंट काल होता है। और हमारे जिसको यहीं से जो है एक, चाहे हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, हमारे वोट की बात करते हैं, तो हमारा जो सब चीज़ों के राइट जो है हमें 18 वर्ष के बाद हम बच्चों को देते हैं। तो ये आपका 18 से 25 वर्ष। और उसके बाद आता है आपका अडल्टहुड, जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था जो 25 वर्ष से 55 वर्ष की अवस्था होती है, 25 to 55, और जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था एक ऐसा काल, अगर हम लोग उसको बहुत प्राचीन समय में जाऊं तो जहाँ पर ये कहा जाता था जो गृहस्थ आश्रम होता था, तो गृहस्थ आश्रम का ये जो समय है कि मतलब ब्रह्मचर्य के बाद मतलब 25 वर्ष के बाद जो है अब उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर देना चाहिए। इसका तात्पर्य ये होता था कि 25 इयर्स के बाद जो है उसका विवाह आदि कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद वो इतने समय तक जो है वो अपने, ये एज जो है 25 से 50 वर्ष की मानी जाती थी। तो ये 50 वर्ष तक जो है वो अपने गृहस्थ जीवन की अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करे, जो उसकी अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो ये है हमारा अडल्टहुड या जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। सीखने को तो वो उस समय तक बहुत सारी चीज़ें सीख चुका होता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने का काल जो है वो ये होता है। उसके बाद आता है आपका ओल्ड एज या वृद्धावस्था, जिसको हम लोग 55 वर्ष से जब तक मृत्यु होती है तब तक हम लोग उसको वृद्धावस्था की श्रेणी में रखते हैं, सीनियर सिटीजन जिसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर भी अगर हमने आपको अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ओल्ड एज की बात करते हैं तो ओल्ड एज में भी आपका ग्रोथ तो रुक चुका होता है, लेकिन आपका डेवलपमेंट रुका नहीं होता है। आप यहाँ पर भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं, आप कोई एक्टिविटी सीखना चाहते हैं, आप इसके अलावा कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं, तो सभी चीज़ों के रास्ते खुले हुए हैं और आप पूरी तरीके से इसको भी सीख सकते हैं। तो ये है आपकी ओल्ड एज। तो अगर हम लोग भारतीय संदर्भ में देखते हैं, सामान्य रूप से, जिसको भी मैं किसी भी मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं बता रही हूँ, ये आपके समझने के लिए बता रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से हमारे भारत में इतने कालों के आधार पर, इन 7 भागों के आधार पर हम पूरी अपने जीवन चक्र को, जो हमारी लाइफ साइकिल है, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जेस्टेशन पीरियड से लेकर के ओल्ड एज तक। ठीक है, गर्भाधान समय से लेकर के वृद्धावस्था तक, मृत्यु तक, ये 7 जो स्टेजेस होती हैं, इसी से हम अपनी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो एक सामान्य बात होगी, ये हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं थोड़ा मनोविज्ञान की तरफ, और मनोवैज्ञानिक आधार पर जब आपको ऐसा होता है कि ये प्लेटफॉर्म है, ये आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म है, आपको जब ये नहीं पता होगा, मैंने आपको सीधे सीधे ये बता दिया कि भाई ये अवस्था ये है, ये अवस्था ये है, लेकिन जब तक आपको बेस नहीं पता होगा तो ये बेस है, ये प्लेटफॉर्म है, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो ये जो
स्टेजेस कह लीजिए, ये 4 टाइप्स की बात करें। देखिए बहुत सारे जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे हम कॉलसेनिक की बात करें, रॉस की बात करें, कोहलबर्ग की बात करें, सभी ने स्टेजेस बहुत अलग अलग तरीके की बताई हैं। किसी ने यहाँ पे रॉस ने, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए थे रॉस, तो इन्होंने ये 4 प्रकार की, मुख्य रूप से इन्होंने ये 4 प्रकार की स्टेजेस बताई थी। विकास के ये 4 आयाम के आधार पर उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 5 प्रकार की, किसी ने 6 प्रकार की, किसी ने 7 प्रकार के। अब जैसे ये चाइल्डहुड है तो उसको भी 2 और 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। एडोलेसेंस है तो एडोलेसेंस भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो मुख्य रूप से हम लोग अगर यहाँ पर रॉस की बात करते हैं तो रॉस को यहाँ पर 4 भागों में रॉस ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा इन्फेंसी, शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था है 2 years फ्रॉम बर्थ, जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय होता है। इसको हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने इसको 5 वर्ष डिस्कस किया था। सामान्य रूप से हम लोग ने बात करी थी, इसलिए हम लोग ने इसको यहाँ 5 वर्ष की तक डिस्कस किया था। लेकिन जब हम लोग मनोवैज्ञानिक आधार पर बात करते हैं, क्योंकि हम सिखाने के और सीखने को पढ़ना चाहते हैं कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, तो अगर हम लोग उस साइकोलॉजी के आधार पर बात करते हैं तो हम लोग इसको इस चार्ट के आधार पर बात करेंगे। तो इन्फेंसी के या शैशवावस्था, इन्होंने कहा जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे का जन्म होता है और जन्म से 2 वर्ष तक जो है वो शैशवावस्था में होता है। अब शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। अब आप थोड़ा सा अपना पहले तो दिमाग लगाइए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ें जानते हैं, वो सारी की सारी हमें बुक से या पढ़ करके ही हमने नहीं सीखी होती हैं। हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम लोग सीखते हैं। बताइए क्या? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, निरीक्षण से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जितना बढ़िया, जितना फोकस्ड, जितना शार्प हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, उतनी ही शार्पली हम चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, सीख पाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में इस समय आपके घर परिवार अड़ोस पड़ोस में कहीं पर कोई ऐसा बच्चा जो पैदा हुआ हो, 6-8 महीने का हो, 10 महीने का हो, 1 साल का हो, 1.5 से 2 साल का हो, तो आप सोच के देखिए उसके अंदर क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। वो किस तरीके से हंसता है, वो कैसे बात करता है। वो इतना छोटा है, मे बी वो ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो ये बता देता है अपने घर वालों को कि मुझे भूख लगी है, ठीक है। वो ये बता देता है कि मुझे प्यास लगी है, या उसे नेचर कॉल है तो वो भी बता देता है। कहने का मतलब क्या है कि इस स्तर पर भी रॉस ने कहा कि शैशवावस्था में भी उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने सामान्य चीज़ों को, जो जनरल उसको नीड होती है, इन जो रिक्वायरमेंट्स उसकी होती हैं, इनको वो अपने बॉडली जेस्चर्स के माध्यम से, अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से, अपने इमोशंस के माध्यम से, कहीं पर जैसे अभी हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो इमोशंस के माध्यम से कि अगर वो खुश है तो वो हंस रहा है, ठीक है, भूख लगी है तो वो रो रहा है। तो ये जो सामान्य चीज़ें हैं, तो ये इसके शैशवावस्था में ये इसका एक स्तर है, शैशवावस्था। उसके बाद इन्होंने कहा एक और विकास का आयाम होता है, एक और स्तर होता है, जिसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम लोग कहते हैं 3 to 9 years, 3 से 9 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, इसको इन्होंने कहा पूर्व बाल्यकाल। अब पूर्व बाल्यकाल जो 3 से 9 वर्ष, यहाँ पर हम लोग ने चाइल्डहुड को 5 से 12 वर्ष एक साथ पढ़ा था, यहाँ पर इसको हम लोग ने थोड़ा सा कैटेगरी में कर लिया। और क्योंकि हम साइकोलॉजी के आधार पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा 3 से 9 वर्ष तक जो होता है वो पूर्व बाल्यकाल होता है। अब 3 से 9 वर्ष तक का जो पूर्व बाल्यकाल होता है, इसमें बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अब देखिए 3 वर्ष का बच्चा है, वो स्कूल का कंसेप्ट समझने लगता है, भाषा का एक बहुत अच्छा ठीक ठाक विकास उसके अंदर हो चुका होता है। वो नमस्ते से लेकर के भूख प्यास और अपने नेचर कॉल, डेली रूटीन, इन सब चीज़ों को वो धीरे धीरे फॉलो करने लगता है। वो बहुत तेज़ी से, अब इस समय तक उसे क्रोध भी आने लगता है,
उसे क्रोध भी आने लगता है, उसे भय भी लगता है, और प्रत्येक प्रकार के ऐसे जो भाव होते हैं वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ये जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बालकाल, जिसको हम लोग 3 to 9 ईयर्स में डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आता है आपका लेट चाइल्डहुड। इसकी विशेषताएं क्या हैं या ये किस तरीके से वर्क करता है, ये अभी हमारा विषय नहीं है। अभी हमारा विषय है कि आप पहले इन अवस्थाओं को समझें और थोड़ा सा अपने आप को भी एक्टिव रखें, अपने मानसिक जो आपका स्तर है उसको भी थोड़ा सा हिलाइए डुलाइए, और ये सोचिए कि आपने जब किसी बच्चे को देखा है तो वो यहाँ पर किस प्रकार की उसकी एक्टिविटी होती है, इस एज ग्रुप में होता है तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है। फिर आता है आपका लेट चाइल्डहुड, 9 से 12 वर्ष तक, 9 to 12 ईयर्स। तो लेट चाइल्डहुड, अब 9 साल का बच्चा प्रॉपरली वो स्कूल भी जा रहा है, और वो स्कूल जाके क्लासेस अटेंड कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है, क्लास वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, घर के रिचुअल्स को मना रहा है, फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहा है, और छोटा मोटा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर बॉयज़ हैं तो उनके अंदर पीयर ग्रुप के साथ में खेलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, गर्ल्स हैं तो उनमें भी ये प्रवृत्तियाँ बढ़ती हुई सी, घूमने की, फैशन के प्रति जो उनकी अवेयरनेस है, चीज़ों को नया नया जानने की जो भाव हैं, और क्रिएटिविटी है जो उनकी, और उनकी लेखन क्षमता जो है, राइटिंग एबिलिटी है, उनकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है, उनकी जो लैंग्वेज, उनकी जो वोकैबुलरी है, उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका लेट चाइल्डहुड में बहुत तेज़ी से उनका विकास हो रहा होता है। और यहीं पर ये भी एक वो एरिया भी है जहाँ पर बच्चा ये डिसाइड करता है कि वो वो डिसाइड कर नहीं पाता, बट वो यहीं से डिसाइड करता है, इसी एज ग्रुप के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो यहीं से डिसाइड करता है कि मुझे साइंस की स्ट्रीम में जा कर के पढ़ाई करनी है, या मुझे आर्ट्स में जाना है, या मुझे कॉमर्स में जाना है, या मुझे एग्रीकल्चर के एरियाज़ में जाना है, या मुझे एक्टिंग करनी है, या मुझे और कोई किसी और एरिया में जाना है। मतलब एकेडमिक स्तर पर वो यहाँ पर थोड़े थोड़े से डिसीजन लेने के लिए अपने आप को कैपेबल समझता है, और कोशिश करता है कि वैसे डिसीजन ले, और अपने मदर फादर को वो टाइम टू टाइम बताता रहता है, डिस्कशन करता है। खेल कूद की प्रवृत्ति जो होती है उसकी, ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर थोड़ी सी चालाकियाँ भी जो डेवलप होती हैं, जिसको हम लोग चतुराई जो समाज के और बच्चों के साथ में रह कर के उसके अंदर डेवलप होती हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लेट चाइल्डहुड की को बिलोंग करती हैं। और 12 वर्ष के बाद ये आपका लास्ट है, जहाँ पर जिसको हम लोग को सारी चीज़ों को जिनको पढ़ना है, क्योंकि इससे ओल्ड एज और एडल्टहुड को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग स्पेशली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस तक की ही चीज़ों को पढ़ना है हमें। तो एडोलेसेंस में फिर उसके बाद आता है आपका 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष इसको हम लोग एडोलेसेंस या किशोरावस्था कहते हैं। अब किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है, अब देखिए 12 वर्ष है और 12 वर्ष के ऊपर 12 वर्ष से, अब यहाँ की जो अवस्था होती है ये अवस्था ना तो बाल्यकाल की पूरी तरीके से होती है और ना ही पूरी तरीके से युवावस्था की होती है। ये जो ना तो इस एज ग्रुप में बच्चा पूरी तरीके से बच्चा होता है और ना ही वो ऐसा होता है कि वो पूरी तरीके से युवा हो। तो ये अवस्था चूँकि ऐसी होती है, ये बड़ी ही जिसको कहते हैं सॉफ्ट जो एरिया होता है, ये सॉफ्ट जो एज होती है, बड़ी कोमल समय होता है ये बच्चों का, एडोलेसेंस का, जहाँ पर हमें बच्चों को समझना, विशेष रूप से इनका जो इमोशनल जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा, इमोशनल जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होती है। एक टाइम पर इनको अपना पीयर ग्रुप अच्छा लगता है, वहीं पर दूसरे टाइम पर इनको लगता है कि ना ये तो हमारी बात नहीं सुनते, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। और जब वो दूसरी तरफ अपने, अगर मान लीजिए वो अपनी फैमिली की तरफ जाते हैं और फैमिली की तरफ जाकर उनको फिर लगता है कि नहीं, इससे अच्छे तो यही थे, यही तो मेरी बात सुन भी रहे थे, फैमिली वाले तो मेरी बात ही बिल्कुल नहीं सुनते, उसके बाद फिर वो यहाँ से जाते वापस यहाँ पर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा इमोशनल जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं इस टाइम पर होते हैं कि कभी उन्हें अपना पीयर ग्रुप अच्छा लगता है, कभी उन्हें फैमिली अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी अगर कंपैरेटिवली
देखा जाए तो हमारी जो फैमिली की तरफ उनका जो झुकाव होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ज़्यादातर वो अपने पीयर ग्रुप की तरफ, अपने फ्रेंड्स की तरफ, अपने समूह की तरफ ही जाते हैं और उनको ये लगता है कि दीज आर द बेस्ट पीपल, हम इनसे अपनी बात कह भी सकते हैं और बहुत प्रॉपरली ये मेरी बात को समझते भी हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस ये दिस वन इज़ गुड। और उसके बाद ये एक ऐसा सपनों का काल होता है, सपनों का काल होता है, मतलब एक इमेजिनेशन भी हाई समय होती है। इस समय बिल्कुल हाई इमेजिनेशन होती है कि भाई दीन दुनिया से दूर, जहाँ पर उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, फैशन के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति जो उनका झुकाव होता है वो बहुत तेज़ी से इसी समय हो रहा होता है। तो ये आपका बहुत ऐसा काल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और ध्यान देने के साथ साथ हमें उनके मनोभावों को समझने की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम उनको इस तरीके से गाइड कर पाएँ, इस तरीके से समझ पाएँ कि उन्हें ये लगे कि हाँ, मैं इनसे अपनी बात कह सकता हूँ, इसलिए मुझे इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो XYZ किसी भी तरीके की कोई भी बात हो। तो इसीलिए जो एडोलेसेंस का जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है, वो बहुत ही रिस्की भी होता है, बहुत ही सॉफ्ट भी होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। बहुत सारी चीज़ें इस जगह पर डिसाइड करनी होती हैं पेरेंट्स को भी और टीचर को भी। तो ये जो रॉस का स्टेजेस हैं, इसी पर हम आगे और बात करेंगे, इसी पर हम आगे और थ्योरीज पढ़ेंगे। और जो डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं, अभी तो हम लोग ने ये पढ़ा कि डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं डेवलपमेंट में, भारत में किस तरीके के विशेष रूप से हम लोग प्रकार की बात करते हैं, और रॉस ने कितने तरीके के डेवलपमेंट की बात करी है। अब इसके आगे जो हमारा चैप्टर होगा, जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, क्या हो या क्या ना हो, क्या ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसी कौन कौन से फैक्टर हैं जो होंगे तभी डेवलपमेंट होगा। तो और डेवलपमेंट के जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्वालिटीज़ भी आप उसको कुछ हद तक कह सकते हैं, इवन हम लोग क्वालिटीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं डेवलपमेंट के, और सीखने से वो किस तरीके से रिलेटेड हैं, और अलग अलग स्टेजेस पे वो सीखने को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग अब आगे की क्लास पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।